नाज़रीन, क्रॉस चेक में खुश आमदीद। सियासत का नया सियासी खेल, सियासत का नया रुख, और वो रुख है मईशत की तरफ, जो हुकूमत को दरपेश इस वक्त माशी बहरान हैं, माशी मसाइल हैं। उसी पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी जमातें, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और इस बात की ज़िम्मेदारी को तलाश करने में मसरूफ़ हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सारे मसाइल का। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मानना कि माजी की हुकूमतों का ही सब कुछ लेना देना है जो इस वक्त मईशत की बदहाली है, और दूसरी जानिब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मानना यह है कि अब तक आप सिमत का तयन नहीं कर सके और लड़खड़ाते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो IMF का प्रोग्राम हो, चाहे वो इन्फ्लेशन रेट हो, और दूसरा जो डबल डिजिट्स की तरफ जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, या महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है। और आने वाले दिनों में रमज़ान होगा, उसके अंदर ज़ाहिर बात है कि हमारी कौम जो है बहुत ईमानदार है, तो आप देखेंगे महंगाई भी जो है वो ईमानदारी से आगे बढ़ेगी। तो एक बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल सामने हैं, मुकदमात में घिरे हुए हैं शरीफ ख़ानदान, और साथ में जरदारी साहब और उनकी पूरी जो क़यादत है उस पर इल्ज़ामात हैं। वो आने वाले दिनों के अंदर क्या मौलाना फजल रहमान साहब की इस कोशिशों पे मानेंगे? ख़ुद नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब ने, उसके अंदर लगता यही है कि इस वक्त अपोजिशन चाहती है कि मईशत के अंदर जो बदहाली हमें नज़र आ रही है उसी से मजबूर हो हुकूमत, उसके ख़िलाफ़ कोई सड़कों पे एहतजाज न किया जाए। आज लंदन के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब गए हैं अपनी बेल के बाद और ECL से नाम हटने के बाद, वहाँ भी उन्होंने भी एक मुख्तसर बयान दिया और कहा है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फ़ैसला हम वक्त आने पर करेंगे, सब पर बात होगी। बहुत ही रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, जाना माना नाम, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, आप इनके तज्ज़ियों से और इनके कॉलम से बखूबी वाकिफ़ होंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, एक इकॉनमी पे जो है उनकी ग्रिप है, साबिक गवर्नर सिंध हैं, और उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे रुबीना खालिद साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब नवाज शरीफ साहब के पास गए और उसके बाद अब उनकी मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब से, क्या लगता है कि क्या मौलाना साहब खुद सियासी ऑक्सीजन ले रहे हैं या सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है क्योंकि ये सियासी पार्टियां हैं और इनका एक आपस में रहा है, इत्तेहाद भी रहा है, तो बेहतर सियासी माहौल के लिए इनकी मुलाकातें ज़रूरी हैं कि ये एक अपोजिशन एक दूसरे की करना तो नेचुरल है, नेचुरली हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि वो दूसरी पार्टी से बढ़ के काम करे, लेकिन एक सियासी माहौल होता है एक मुल्क का जिसके लिए एक सेंस ऑफ ऑनर होता है एक दूसरे के लिए। मतलब ये हर वक्त ये नहीं कि आप जो है आप ज़रूर तनकीद भी करें, उसको आप जो है एक दूसरे के ऊपर जो पॉइंट स्कोरिंग होती है वो भी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली PTI ने आके वो कल्चर बिल्कुल माज़रत के साथ डॉक्टर साहब से तबाह कर दिया है, क्योंकि एक सियासी मुफाहमत जिसको आप कहेंगे, मुफाहमत इन द सेंस कि एक तरीक़ेकार होता है हर चीज़ का। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है, क्योंकि इतने मसाइल हैं इस वक्त मुल्क के, कि तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को मिल के बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुल्क की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए जाए। साहिबा, ये जो मुलाकात है जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की, अगर सारे लोग सियासी हलकों में उस तनाजुर में देख रहे हैं कि 4 अप्रैल को बड़ी धुआंधार तकरीरें की थी, जज्बाती अंदाज में जाराना अंदाज इख्तियार किया था बिलावल भुट्टो साहब ने, जरदारी साहब ने, कि हुकूमत को गिरा देंगे, हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे, एहतजाज करेंगे, उस तनाजुर में देखनी चाहिए ये मुलाकात, या इज़ जस्ट मीटिंग बिटवीन 2 पोलिटिकल लीडर्स? देखिए, ये तो मीटिंग के बाद ही मंजर आम पे आएगा कि मुलाकात किस मकसद के लिए हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि कबल इस वक्त इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन क्योंकि एक माहौल अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि गवर्नमेंट इस वक्त अपोजिशन का रोल अदा कर रही है, तो फिर अपोजिशन जमातों को भी कोई लाया अमल जो है वो बनाना पड़ेगा। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इससे पहले कि इकॉनमी पे हम बात करें और आपकी एक्सपर्टीज़ भी उस पर लें, ये बताइएगा कि कल नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद आज शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में जो बयान दिया मुख्तसर सा मीडिया को, उन्होंने कहा वक्त आने पर ये फैसला करेंगे। तो इसका मतलब ये है
कि इस वक्त एहतजाज की मुल्कगीर तहरीक चलाने के लिए तैयार नहीं है नून लीग, मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पे खुद अपना वक्त का तयन करेगी? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सिलसिला शुरू हुआ था जुलाई 27 को, इलेक्शन के तीसरे दिन, जब मौलाना साहब ने इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की थी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल थीं, और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिनको सीरियस कंसर्न था इलेक्टोरल प्रोसेस जिस तरह से चला था, और ख़ास तौर पर काउंटिंग जिस तरह से की गई थी, और उसमें PMLN ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा लूज़र थी, बिकॉज उनके लिए तो इट वाज अबाउट फॉर्मिंग द गवर्नमेंट और नॉट फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। तो हम समझते थे कि बावजूद इसके कि वो सब तोड़ फोड़ और सब कुछ पूरे साल होता रहा, वी वर वेल प्लेस्ड कि हम इलेक्शन में उस हद तक कामयाबी ले लेंगे कि हम हुकूमत दोनों पंजाब में और फेडरल लेवल पर बनाएंगे। और इनफैक्ट नंबर ऑफ़ वोट्स जो काउंट भी हुए तो पंजाब के इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा PMLN को मिले थे, इवन काउंट वाइज भी। तो हमारा तो सबसे ज़्यादा सीरियस ग्रीवेंस था, लेकिन हमने मौलाना साहब को ये कहा, मौलाना साहब चाहते थे कि कोई भी पार्लियामेंट में ना जाए, और पीपल्स पार्टी का भी और PMLN का मौक़िफ़ ये था कि जी पार्लियामेंट में जाना चाहिए। पार्लियामेंट के इलेक्शंस जैसे भी हुए हैं उससे बाहर रह के किसी भी मसले का हल नहीं होगा। और आज भी हमारी पोजीशन ये है कि हम मुखालफत कर रहे हैं PTI की हुकूमत की। अब तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस के हवाले से ज़्यादा मुखालफत है, और वो मुखालफत हम जारी रखेंगे। हो सकता है उसको एक नॉच ऊपर लेके चले जाएं इन टर्म्स ऑफ एग्रेसिवनेस और तमाम चीज़ें, और उसमें बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं शॉर्ट ऑफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट। तो मेरा ख्याल है यही सही है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम PTI और PMLN से हट के भी हमें देखना चाहिए कि इस हद तक अगर हम आज गिरा भी देंगे PTI की हुकूमत को, जो ख़ुद तैयार है गिरने के लिए, तो अचीव क्या करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा जुबैर साहब, जो बात समझ में आई है कि उसको समराइज़ करेंगे कि गैर आइनी गैर पार्लिमानी कोई तरीका नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं अपनाना चाहती, मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक, सड़कों वाली एहतजाजी तहरीक नहीं चलाना चाहती, यही समझना चाहिए नाजरीन को भी, और यही पैगाम है आपका? फॉर नाउ गैर आइनी के साथ मैं नहीं उसको जोड़ूंगा, क्योंकि आप सड़कों पर आना गैर आइनी नहीं होता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो सड़कों का प्रोटेस्ट है वो फॉर नाउ हम नहीं समझते कि करने की ज़रूरत है, और उससे को पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा। डॉक्टर रमेश साहब, ज़ाहिर बात है कि आपने दोनों अपने पॉलिटिकल कॉलीग्स के से ख्यालात सुने। आप इस पूरी मूव को किस तरह देखते हैं? मौलाना फजल रहमान साहब की उनकी सर्वाइवल की ये कोशिश है, या आप इसको सीरियसली हुकूमत के क्वार्टर्स के अंदर इसको सीरियसली देखा जा रहा है? वैसे आपने भी हिस्ट्री लाजमी पूरी के ऊपर नज़र डाली हुई है। ये MMA, ये मौलाना फजल रहमान बलूचिस्तान के अंदर बहुत रहे, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हमेशा हिस्सा रहे हैं। ये पहली मरतबा है कि वो इस मरतबा गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा नहीं है। तो उनकी कोशिश थी 27 जुलाई को, बिल्कुल ज़ुबैर साहब ने सही बताया, उस वक्त भी जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने अपोजिशन को कहा, मगर वो रिज़ाइन करेंगे हम, और उन्होंने कहा कि ये हमें यूज़ करना चाहता है। और यही अभी दोबारा मियाँ साहब ने, मैं कल वो मलिक साहब के साथ था तो उन्होंने भी कहा PMLN की तरफ से कोई सियासी डिस्कशन नहीं हुई, मगर आज मजबूरी थी पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के साथ मौलाना साहब की मुलाकात। अगर वो मुलाकात नहीं करते तो जो कल बाहर निकल के परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मियाँ साहब के मिलने के बाद, तो लाजमी वो परसेप्शन फिर उसका गलत साबित होता। तो वो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को पहले भी लोगों ने आजमाया हुआ है और जमातों को भी आजमाया हुआ है। इस वक्त मुल्क की बेहतरी क्या है, मुल्क को किस तरफ लेके जाना है, इस वक्त मैंडेट मिला हुआ है PTI को, लिहाजा तो आप जो है और मुल्क की बेहतरी के लिए ये आप समझ रहे हैं कि आप डायरेक्शन सही जा रहे हैं, सियासी तौर पे देखिए मईशत को संभालने। अच्छा, अब उसके ऊपर मैं आता हूँ। मैं 1999 में मुशर्रफ आया, उसने कहा कि ये मुआशी हालात हो गए। 2008 में
फिर पीपुल्स पार्टी आई, उन्होंने बोला ये हालात हो गए। 2013 में आई PMLN, उसने कहा ये हालात हो गए। 2018 में आई। जितनी मैंने सारी हुकूमतें देखी है, ये 99 से मैं भी सियासत में हूँ, सारी कुछ नहीं बदला। मेरी बात सुनिए। अब बात ये कि अगर आपने ये सारी मिसालें दी हैं तो इसका मतलब है कि पीटीआई मैं उसके ऊपर रवैया भी मुख्तलिफ नहीं है। मैं उसके ऊपर मैं उसका मैं जवाब पे कंटिन्यू करूँ सर। जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये इन सारे सिस्टम के अंदर जो भी गवर्नमेंट आई, पब्लिक पॉपुलर फैसले फॉर टेम्पररी रिलीफ के लिए करती गई, मगर किसी ने भी मुल्क को, मुल्क की सोवेनिटी को देखते हुए इन कर्जों की निजात की तरफ नहीं गए। ठीक, और आस्ते आस्ते कर्जे बढ़ते गए, कर्जे कभी कम नहीं हुए। और हमेशा जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके साथ इख्तिलाफ होते हैं। इसहाक डार साहब की पॉलिसी और थी, जुबैर साहब और ये वो हम लोग बैठते थे, हमारी पॉलिसी और होती थी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर यही कहता है कि मुझे पाकिस्तान पॉपुलर फैसले करने चाहिए। के इनपुट ले लो। जी सर साहब। देखिए, डॉक्टर साहब की बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी और मैंने बड़ा गौर से सुना। उन्होंने कहा के लिए हाँ, वो वैसे थी मज़ाहिया ही, काफ़ी सारी चीज़ें आवाम को ना रुलाएं, बाकी आप अब ये है कि वो कहते हैं, वो हालत एक आ जाती है कि आप इतना वो जिसको आप कहते हैं कि जब इतना परेशानी होती है तो टाइम बंदा उस परेशानी में खामखा हंस भी लेता है। अच्छा है, कॉमेडी की तरफ इनका एक कोशिश थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि क्योंकि मैंडेट है PTI के पास, तो इसलिए उनको काम करने देना चाहिए। लेकिन अगर मैं उनको पिछले कुछ 1 साल पीछे हम चले जाएं तो एक मैंडेट जैसा भी था वो नून लीग को भी दिया था लोगों ने, लेकिन जिस किस्म का तर्ज अमल इनका था और जिस तरीके से इन्होंने उनको काम एक लिहाज से उनको यहाँ पे जो धरने और जो धरने की पूरी उसकी बात कर रही है। बिल्कुल, तो वो ये ना इतना जल्दी बंदा जो है ना वो माजी में, अगर करीब माजी में भी चले जाएं तो आपको पता चलता है कि इनकी जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो कितना एक वज़न रखती हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो अजीब बात है कि ये अपना कोई मंसूबा शुरू नहीं कर रहे। जो इनके मंसूबे हैं वो सब तो या तो किसी और के मंसूबों पे तख्तियां लगा रहे हैं, नहीं मंसूबे या जो मंसूबे ऑलरेडी वो इनॉग्रेशन हो चुकी है उन मंसूबों की फिर से इनॉग्रेशन हो रही है। 50 लाख घरों का एक है, 1 करोड़ नौकरियों का है। और फैसल बावड़ा साहब ने तो हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा है कि आने वाले चंद हफ्तों नहीं, वो बिल्कुल मैं फैसल वायरस साहब की बात से एग्री करती हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में जिस किस्म की महंगाई है और जिस किस्म का प्रेशर लोगों पे बिल्टअप हो रहा है, तो शायद अल्लाह ना करे मेरा वो गलत हो तो ये तो लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तो वैसे ही पाकिस्तान की आबादी कम हो जानी है, इतनी महंगाई है। जी, मैंने कहा जुबैर साहब ये बताइएगा कि ये जो डायरेक्शन ली है इकॉनमी पे PTI की हुकूमत ने, उसके अंदर एक सियासी एक तो मुखालफत है, लेकिन अगर आपसे चीदा नुकात पर बात की जाए तो आप कहाँ समझ रहे हैं कि आपके ख्याल में नून लीग के ख्याल में यहाँ पर जो है ये PTI की हुकूमत गलत सिमत में खड़ी हुई है? एक तो जी मेरा ख्याल है हुकूमत में आना एक बहुत सीरियस मैटर होता है और आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, आपके ऊपर एक बोझ होता है, प्रेशर होता है आवाम का कि वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आपने डिलीवर करना है। और ख़ास तौर पर जब आपने बड़े बड़े वादे किए हों और आप सडनली अगर रियलाइज़ करें कि वो जो बड़े बड़े वादे किए थे कि उनमें कोई बेसिस नहीं था और ज़्यादातर मंसूबे और ज़्यादातर बातें आपकी ऐसी थीं जो कि उनको जोक या एक हिलेरियस कॉमेडी से ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, तो यू सडनली फाइंड योर सेल्फ इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन। और ये डॉक्टर रमेश साहब ने सही कहा कि हर पार्टी जब हुकूमत में आती है तो वो थोड़ा बहुत ब्लेम करती है पिछली हुकूमत को। लेकिन मैंने तारीख़ जितनी पढ़ी है, सियासत जितनी देखी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 8-9 महीने तक एक ही मंत्रा नहीं रखा, और वो है कि जी ये जितना आज मार्केट क्यों डाउन हुई है, आज तबाही हुई है कुछ 600 पॉइंट की मार्केट में, क्यों? वो जी नून लीग ने 2013 में फ़लाना फ़ैसला किया था। अच्छा जी, परसों जो इतनी डाउन हुई थी, उससे पिछले हफ्ते जो हुई थी, करेंसी मार्केट में जो तबाही है, इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे? हर चीज़ का अगर आपने प्राइम मिनिस्टर ने सबको लाइसेंस दे दिया, मिनिस्टर्स को और MNAs को, कि आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करते, तो हर एक के पास बहाना है। पानी का निज़ाम क्यों नहीं सही हुआ? पिछली
70 साल के प्रॉब्लम। एजुकेशन क्यों नहीं सही हुआ पिछले 70 साल। सो हाउ विल एनीवन डिफरेंशिएट कि जी ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? क्योंकि आपके पास तो बड़ा अच्छा है, आपकी इनकॉम्पिटेंस, नाअहली, अच्छा। आपका जो कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स, उसका सबका जोड़ जो है आपने कर दिया। अच्छा ज़ुबैर साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, ज़ुबैर साहब अगर मुझे इजाज़त दें तो एक आपसे सवाल कि माजी की हुकूमत में ज़ाहिर बात है कि जो मईशत के इस वक्त मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, वो सारे तो तहरीक इंसाफ के पैदा करदा नहीं हैं। उसमें नून लीग का भी कुछ लेना देना होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी होगा। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में जो मुझे याद है कि $38 बिलियन कर्जा जात थे, वो जब छोड़ के गए तो $58 बिलियन थे। हालांकि सपोर्ट जो कोलिशन सपोर्ट के वो थी इमदाद, वो भी आ रही थी। शौकत अजीज़ साहब एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बैठे हुए थे और बड़ी गहमा गहमी थी इकॉनमी के अंदर। लेकिन तो आधी जिम्मेदारी तो कबूल कर सकते हैं माजी की जो पार्टी जो हुक्मरानी जिन्होंने की है, या आप समझते हैं कि नहीं, सारी जिम्मेदारी सिर्फ तहरीक इंसाफ की है? नहीं, देखें कोई एक ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्री और जनरली फॉर एनी कंट्री किसी को क्लीन स्लेट नहीं मिलता। बिल्कुल ये लें जी, ये हैंड ओवर कर रहे हैं आपको, कर्जे ज़ीरो हैं, इकॉनमी 10% पर ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन है नहीं, और रिजर्व्स 100 बिलियन है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। हर एक के पास चैलेंजेस होते हैं, कोई शदीद चैलेंजेस होते हैं। अगर आप 2013 में चले जाएं तो सबसे पहले तो जो सीरियस इकोनॉमिक इम्पीडियमेंट्स जिसकी वजह से इकोनॉमी मूव ही नहीं आगे कर सकती थी, पूरे पाकिस्तान में बम फट रहे थे। इन सिंपल वर्ड्स, पाकिस्तान फेस्ड इमिनेंट ब्लैकआउट। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट उससे पहले, और मैं उससे पहले अगर 2008 में जाऊँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई थी, और आप भी उस वक़्त भी आप फॉलो कर रहे होंगे, तज्जिया कर रहे होंगे, 60 रुपए पर डॉलर रखा था। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, थ्रू आउट तकरीबन शौकत अजीज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने। आपको याद है कि पीपल्स पार्टी अगले 5 साल सिर्फ यही रट मार रही थी कि जी हम क्या करें कि हर चीज़ का ब्लेम डाल देते कि वो 60 रुपए रखा था और इस वजह से तबाही। मैं एक आध दफ़ा बंदा बोलता है, 2 दफ़ा बोलता है, देन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज जब आप मैनिफेस्टो अनलीश कर मैनिफेस्टो, मैं लास्ट में बोल दूँ, जब आप जुलाई 9 2018 को मैनिफेस्टो अनाउंस कर रहे थे, तो उस वक्त आप 1 करोड़ जॉब कैसे ऑफर कर रहे थे? मैं इसी पे 1 करोड़ जॉब तो उसी वक्त हो सकता था जब आप 7% पर जब ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है सर। और अभी तो जो IMF ने जो फोरकास्ट दी है वो तो बहुत ही ज़्यादा और ब्लीक है कि 2.5 2.7 वो कह रहे हैं कि जी ग्रोथ रेट चली जाएगी अगर रिफॉर्म्स ना की गई। ये जिम्मेदारी लेने का अपने कंधों पर ये तो है ना एक मंत्रा। ये तो नहीं हो सकता कि हर चीज़ माजी में भी है। ठीक है, माजी की हुकूमतों के ज़िम्मेदार हैं और मईशत की हालत ऐसी तो नहीं हुई इस मुल्क के अंदर, तो आप जिम्मेदारी कबूल करते हुए एक सन का तयन नहीं करते, क्यों नहीं कर देते? वैसे साहब, मैं काफ़ी चीज़ों से जो है वो डेफर करूँगा, काफ़ी चीज़ों के कुछ चीज़ों के ऊपर एग्री भी करूँगा। इस चीज़ में मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ कि हर वक्त जो है ये पुरानी पार्टी का या पुरानी हुकूमत का रोना नहीं रोना चाहिए। मगर बात यह है कि अगर आवाम को बताते हैं, ठीक है ना, आवाम को बता दें कि आज जिस सिमत में हम जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत ने अपनी एक डायरेक्शन सेट कर दी है कि हमें पाकिस्तान पॉपुलर फैसले करने हैं, हमें आर्टिफिशियली मैनेज नहीं करनी है चीज़ें, इन्फ्लेशन को, ग्रोथ को। हमें वो सारी चीज़ों का पता है कि आवाम जो है वो महंगाई हो रही है, उसके ऊपर भी हमें किस तरीके से अमेंडमेंट पूरा करना है। जब आप कह रहे हैं आर्टिफिशियली मैनेज, तो आप इसाक डार साहब की तरफ इशारा करें किस तरीके से उन्होंने डॉलर को मैनेज किया। मेरी आदत नहीं है कि वो इस तरीके से बात करना, मगर मैं समझता हूँ आर्टिफिशियली मैनेज नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कि हम वो कर्जा लें और वो सब्सिडियों के ऊपर डालें या वो उन एक्सपेंडिचर के ऊपर डालें जिसकी ज़रूरत नहीं हो। जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी एसेंशियल चीज़ें हैं उसके ऊपर हम खर्चा करें, गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर खर्चा करके उसका एक बात की कमेंटमेंट की। देखिए, कमेंटमेंट सियासी जब माहौल बना हुआ होता है, शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मैं 6 महीने के अंदर लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, इस तरीके से यहाँ पे भी कमेंटमेंट हुई। सियासी तरीके से ये कमेंटमेंट होती है। ब्रेक और ब्रेक के बाद इस बहस को जारी रखेंगे कि हुकूमत के लिए कितने बड़े चैलेंजेस हैं और माजी की हुकूमतें कितनी जिम्मेदार हैं इस माशी बहरान का, और ख़ुद जो सियासी चैलेंजेस सामने खड़े हैं वो कितने संगीन हैं। एक छोटा सा ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। और ब्रेक के दौरान आप डॉक्टर अमीर साहब मुस्तकिल कहते रहे कि मुझे बात कंप्लीट करनी है और कोई ख़बर देनी है। आप बताएंगे फैसल वाडा साहब की तरह कोई आप दावा करने वाले? नहीं, ये पहली मरतबा असेंबली में नहीं आया हूँ। 17 साल हो गए हैं मुझे और ऐसी मैं बातें नहीं करता जिसके ऊपर कल आप मुझे पिक्चर वो दिखाएं या 2 दिन मीडिया की जीनत बनती रहे, ये मेरा काम नहीं है। एक चीज़ ये ना, मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन अवाम के अंदर भी अवेयरनेस आ रही है, दिन ब दिन पॉलिटिशियन के अंदर भी जो वो तब्दीली आ रही है कि हम कमेंटमेंट वो करें कि आजकल ऐसा दौर है कि वो चीज़ें आ रही हैं और दूसरे दिन हमसे लोग पूछते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर अमल होगा। दूसरी, डिलीवरी करना बिल्कुल हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी जो गवर्नमेंट है, मगर उसको भी थोड़ा सा फ्री हैंड देना चाहिए। हर वक्त उसके ऊपर क्रिटिसिज्म वो भी अच्छा नहीं है। ठीक जी, आप आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपसे सवाल नहीं पूछता, मैं आपसे सवाल नहीं पूछता। नहीं, मैं आपसे सवाल, जुबैर साहब ने कहा कि पीपुल्स पार्टी 5 साल ये रोना रोती रही। उन्होंने ये कहा कि वो रोना नहीं रो रही थी कि मुशर्रफ साहब अब वो अंडर कंपल्शन नहीं कर रही थी या वैसे एक जिम्मेदार हुकूमत के तौर पे कर दी। ये अलग बात है। आपने अभी मुशर्रफ साहब का तो अभी तक एहतसाब नहीं हुआ है। बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए, एक हद तक लोग जो होते हैं वो आपकी जो बात है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो 9 महीने गुजरने के बाद वो लिमिट अब लोग क्रॉस कर चुके हैं। अभी डॉक्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि वो सिर्फ वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं और लोगों का उसमें फ़ायदा है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हालात हैं इन्फ्लेशन के, उस हिसाब से अगर आप देखें, और स्पेशली मैं आऊँगी, चले बहुत ज़रूरी था, खाने पीने की चीज़ें हैं, उसके बगैर लोग, जैसे इनके स्पीकर साहब ने मशवरा दिया है कि 2 की बजाय 1 रोटी खाना शुरू करें, तो वो गरीब आदमी के लिए मैसेज है कि वो रोटियां कम कर ले, क्योंकि अमीर लोग तो वैसे ही डाइटिंग और इस चक्रों में हैं, वो रोटी खाने का वो फैशन उनमें नहीं है। जो आपको रात के 2 बजे मैं टीवी देख रहा था और उस पर था 23 रुपए 1 लीटर दूध पर इजाफा हुआ कराची के अंदर। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस, मैं हम सब भी ये बात करें, जुबैर साहब भी ये जारी बात है कि 23 रुपए 1 लीटर पे दवाओं के अंदर इतना, डॉक्टर साहब आप ये मैं कहना चाह रही थी, दवाओं के अंदर देखिए $15 बढ़ता है, नहीं, ये बिल्कुल, जब भी डॉलर बढ़ता है, हर चीज चाहे लोकल चाहे इम्पोर्टेड, हर चीज के ऊपर असर पड़ता है, ये कोई इनडायरेक्टली हर चीज उसके अंदर। मैं एग्जैक्टली यही चीज कहना चाह रही थी कि देखिए, खाने पीने के बगैर लोग चलो 1-2 नहीं तो 1 वक्त खाना, लेकिन जो बीमार शख्स है कम से कम उसकी पहुंच से अगर आप बीमारी की जो इलाज है वो भी दूर कर रहे हैं, तो आप ये तो कोई तरीका कार नहीं है। वो हुकूमतें जब फैसले करती हैं उसमें कम से कम ये ख्याल तो कर लेना कि आप लोगों को खुदकुशी पे तो मजबूर ना करें ना। बीमारी मतलब एक ब्लड प्रेशर की दवाई है, शुगर की दवाई है, लोगों की डेली जरूरत है, उसके बगैर वो सर्वाइव कर नहीं सकते। लास्ट टाइम कितनी आपकी हुकूमत में कितने मरतबा ये देखें, बस ये देखें एग्जैक्टली ये इनका तरीकाकार है। इनसे जब पूछा जाए वो कहते पिछली हुकूमत ने ये किया था, आपसे 10 साल पीछे चले गए। बड़ी थी उस टाइम जब 60 से 90 रुपए डॉलर हुआ था आपके टाइम पे, तब भी इस तरीके से। मैं जुबैर साहब, इट्स अ सीरियस, ऑब्वियसली इट्स अ सीरियस मैटर, सीरियस कंसर्न है। अगर मईशत पे पॉलिटिक्स को एक तरफ हटा भी दिया जाए, जो माजी के अंदर हमने देखा था कि जो 120-125 पे डॉलर आ गया, तो इसहाक डार साहब ने 2-3 मनी चेंजर्स को बुलाया, खूब धमकियाँ दी और 105 पे लेकर आए। लेकिन वहाँ भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने इंजेक्ट किए पैसे और उसको आर्टिफिशियली तौर पे मैनेज किया। तो क्या ये लाजमी नहीं था कि ये डॉलर उस वक्त जब कहते थे सारे इकोनॉमिस्ट के 120-125 की जो है इसकी पैरिटी बनती है रुपये के अगेंस्ट, तो क्या वो प्रेशर जो है वो अब हम देख रहे हैं या ये एक नया प्रेशर है रुपये के ऊपर? हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे थे और आपको पता है कि ये अभी जब ये जा रहे हैं और सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम में जाने से महंगाई बहुत होती है। अगर आप IMF के प्रोग्राम में जाने के बावजूद जो पिछले 5 साल PMLN के टेन्योर के थे, वो पिछले 20-25 साल में सबसे कम महंगाई की शरह थी। और ये आज हम कह रहे हैं, बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं, इसलिए कि ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इनका अपना इदारा है, अपनी मिनिस्ट्री है, वो कभी उन्होंने डिनाई नहीं किया कि जो हम फिगर्स देते थे। सो एक तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के मासेस के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है महंगाई, और उसको अगर आप 3-4% पर रखेंगे तो ये उनके लिए, जो अभी आपने दूध की एग्जांपल दी या दूसरी चीज़ों की एग्जांपल दी। दूसरी बात यह है कि
उसका एविडेंस जो है वो उससे होता है कि डिस्काउंट रेट जो कि स्टेट बैंक सेट करता है, पॉलिसी रेट, वो कम तरीन शरह पर था 40 साल से ज़्यादा में। उसका फ़ायदा क्या था कि इंटरेस्ट रेट्स जो प्राइवेट सेक्टर को चार्ज किया जाता है वो कम थे। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो डेट है, कर्जे हैं, वो आप कंट्रोल रखते हैं। जैसे ही आप बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट, अभी जिस तरह स्टेट बैंक ने बढ़ाया, अच्छा। आपके कर्जे बढ़ गए। तो एक तरफ ये फ़वाइद हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन सस्ता होता है, उससे इन्फ्लेशन सस्ती होती है, एंड सो ऑन। नुकसान है, नुकसान क्या है कि जी आपने उसके लिए कंट्रोल करने की। और आज भी अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की या दूसरे जो होशमंद किस्म के मिनिस्टर्स हैं उनकी अगर आप गुफ्तगू सुनेंगे, या गवर्नर स्टेट बैंक की, तो वो IMF के साथ हमारा जो वन ऑफ द डिसएग्रीमेंट्स है वो ये है कि IMF चाहता है कि हम फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल इंटरवेंशन ना करे स्टेट बैंक। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि वक्त ज़रूरत में डॉलर खरीदे जाएंगे मार्केट में या उठाए जाएंगे, अभी 3 रोज पहले ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें। 3 रोज पहले जुबैर साहब हमारे इंटरेक्शन हुई एंकर्स की और सीनियर जो एडिटर्स थे असद उमर साहब की, उनसे यही सवाल 12 पूछा कि मैंने रऊफ क्लासरा ने, आमिर मतीन ने, कि फ्री फ्लोटिंग जो है ये बात आई है तो क्या ऐसा है? उन्होंने इस बात को सख्ती से उसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कोई इस तरह की शर्त नहीं लगाई, और स्टेट बैंक उनके बकौल के इस वक्त ये कह रहा है कि 141 142 जो भी है ये एक रियल एक वो है, और ये स्पेकुलेशन पे डॉलर बढ़ रहा है। 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आने से पहले पता की है, फिर ज़ाहिर बात है ब्रेक पे भी जाएंगे और डॉक्टर रमेश साहब इज इचिंग टू कम अप विद सम रिस्पॉन्स। वो ये कि एक तो ये कि जो माजी के अंदर जल्दी में बिजली को के बहरान को मीट करने के लिए नून लीग ने बकौल उन एक्सपर्ट्स के जो रेट्स तय किए वो बहुत ही एग्जरेटेड थे। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट इतनी रैपिड हो रही है कि वो मद्देनज़र नहीं रखा। उन्होंने सियासी बुनियादों पे वो फैसले किए, इंक्लूडिंग द लास्ट बजट विच दे अनाउंस्ड 2 months बिफोर द जनरल इलेक्शंस इन जुलाई। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जैसे सोलर का है कि सर 4 सेंट्स पे फॉर एग्जांपल अगर यूनिट है तो वो तो कई 100 कुछ दर्जनों कोई सेंट्स था जिस पे ये रेट पहले तय हुआ था पहली हुकूमत में। तो माजी की भी पॉलिसियों की कहीं ना कहीं अक्कासी करिए। मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। डॉक्टर रमेश साहब मुझे बार बार देख रहे हैं कि उन्हें जवाब देना है। मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकनॉमिक चैलेंज था बिजली का ना होना। तो सबसे मुश्किल चीज़ थी कि सारी दुनिया में जाके अट्रैक्ट करना कि आप आएँ और बिजली के कारखाने लगाएं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में डोमेस्टिक कोल जो है, जिसका आज इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी किया है, जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो कोल से बनने के लिए वो कौन से महंगे प्रोजेक्ट्स हैं। और उसकी एक सबसे बड़ा सबूत ये है, अगर वो महंगे होते प्रोजेक्ट्स तो जो 2 प्रोजेक्ट्स फेडरल हुकूमत ने लगाए थे LNG के, जिसको ये कहते हैं सबसे ज़्यादा महंगे लगाए थे, जो 2400 मेगावाट प्रोड्यूस करती है, उनको फर्स्ट अपनी लिस्ट में प्राइवेटाइजेशन की $2 बिलियन उस पर कॉस्ट लगी थी। ये $3 बिलियन के बेचे। अगर वो महंगे थे तो $1 बिलियन कैसे कमाने के लिए जा रहे हैं? और क्यों प्राइवेटाइज? अगर उससे शाहिद खान अब्बासी साहब पे प्राइवेटाइज करने क्यों जा रहे हैं? उनके क्रिटिक्स जो है वो इस बात को कहते हैं कि $2,72,000 जो है पर यौमिया जो है वो देना पड़ रहा है। एक ये भी कि बड़ा महंगे उस पे LNG टर्मिनल पर जी बिल्कुल जी। मैं डॉक्टर रमेश साहब मुख्तसर आपका जवाब, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल प्लस और माइनस चीज़ें इकोनॉमी में होती हैं कि किस तरीके से अगर डॉलर बढ़ता है ठीक तो आप अपनी एक्सपोर्ट से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, उसे क्या। सेम चीज़ इंटरेस्ट रेट में, अगर आप काइबोर बढ़ाते हैं तो उस काइबोर रेट के ऊपर जो है वो आप लोगों को किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं कि लोग आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट कितनी आती है, ये हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है। मगर जो डॉलर अपना इसाक डार साहब का बिल्कुल फैसला ये गलत था। उस टाइम पे हमने बहुत कहा, बिजनेस कम्युनिटी ने भी कहा, डॉलर को जिस तरीके से 105 रुपए के ऊपर मैनेज किया ना, उसकी एक्कासी कर रहा है इस वक्त उसको 120 रुपए उस टाइम पे आना चाहिए था। उससे हमारी एक्सपोर्ट, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी मार्केट से हम बहुत ज्यादा पीछे चले गए। और दूसरा हमारा हुंडी जो है वो लास्ट टाइम कंट्रोल नहीं हुआ। इस वक्त हुंडी का जो सिस्टम है वो कंट्रोल। और छोटा सा ब्रेक और इसी गर्मा गर्म बहस को जारी रखते हैं।
नाज़रीन वेलकम बैक। और बात कर रहे हैं इस वक्त मईशत की जो बदहाली है और हुकूमत को दरपेश जो चैलेंजेस हैं मुआशी, और दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातें जो हैं उन्होंने हदफ बनाया हुआ है हुकूमत को कि इसकी पूरी ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है। ये आखिरी सेगमेंट है सेंट्रल साहिबा, इसको कंक्लूड करते हैं कि आगे आप क्या समझती हैं कि पीपल्स पार्टी अब आगे की सूरत हाल को किस तरह देख रही है, क्या उनकी हिकमत अमली आगे? देखिए, पीपल्स पार्टी तो अपना जो हमारा काम है वो आज भी जैसे कहा उन्होंने, थर कोल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो गया है, वहाँ काम शुरू है। सिंध गवर्नमेंट का जहाँ तक मैंडेट है हम अपना काम कर रहे हैं और अपने ही जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट भी डॉक्टर साहब ने हुंडी का जिक्र किया तो आप कहेंगे कि मुझे बार बार वो याद आ जाता है पिछले कुछ सालों की पहले कि भाई खुद ही लोगों को कहा कि आप हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें, अब लोगों को एक आदत पे लगाए, आप कह रहे हैं ना भेजें। तो अब ये है कि ये सारी चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, पर पहले एक बात पे आ जाए। हुंडी और चीज़, बिल्कुल हुंडी वही है, ऑफिशियली पैसे भेजना अकाउंट में, हुंडी आपके लीडर ने, हुंडी ये कि आप बगैर किसी मनी चेंजर को भेजा 1 लाख चला गया। बात उसमें चली गई जब सिविल नाफरमानी की वो बात कर रहे थे। अपनी बार पे मैं कह रहा हूं, वैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब की हिकमत अमली क्या है, आप क्या समझ रही हैं? उनको ये खदशात हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या आगे चल के वो एक मुस्बत सियासत करना चाहते हैं? देखिए एक तो बात बड़ी सिंपल है कि गिरफ्तारी का कोई मसला हमारी लीडरशिप को नहीं है। माजी में भी गिरफ्तारियां दी हैं, जेलें भी काटी हैं, अदालतों का सामना भी किया है, आज भी पेश हुए अपनी बेल कंफर्मेशन के लिए जरदारी साहब हाई कोर्ट में। और ये जो है कानून का एहतराम एक अपनी जगह पे है। और आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत गिराने वाली बात, तो हाँ वो एक तरीका जो भी होगा, लेकिन आइन के अंदर रहते हुए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आइन के अंदर रहते हुए जो भी तरीका कार देयर कैन बी चेंज इन द गवर्नमेंट एज वेल, क्योंकि कुछ वोटों के बैलेंस भी ये गवर्नमेंट जो है इस वक्त टिकी हुई है। बार बार उनको यही सियासी तौर पे एक पैगाम दे रही है कि आपकी जो इक़्तिदार है, आपकी जो हुकूमत है वो एक महीन या बारीक धागे के साथ जुड़ी हुई है और उसी को हिलाना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब। जी जुबैर साहब, ये कंक्लूड कीजिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर आप नून लीग और दूसरी जो अपोजिशन जमात है पीपल्स पार्टी, उसकी सियासत या नून लीग की सियासत किस तरह देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर, या क्या हिकमत अमली आप समझ रहे हैं कि होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा देखें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने जो सियासत की डायरेक्शन भी तय करेगा, वो है मौजूदा हुकूमत जो है इमरान खान साहब और उनकी टीम की अपनी सियासत। वो किस तरह से आगे बढ़ के इस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पार्लियामेंट को रन करने की कोशिश करते हैं, और ये पकड़ धक्कड़ और ये जो फ़िज़ा है, मैं ये नहीं कह रहा अकाउंटेबिलिटी ख़त्म करते हैं, बट उनकी अपनी जो फोकस है वो वहाँ से हट के पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान के अवाम पर, उनकी बेहतरी पर, जिसके लिए उनको वोट दिया है, जब वो हो के तो मेरा ख्याल है अपोजिशन भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। बिल्कुल ठीक है जी। और साहब पहली चीज़ तो मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि अपोजिशन के साथ या गवर्नमेंट के साथ जो भी एहतसाब हो रहा है, गवर्नमेंट को उससे नहीं खतरा है और गवर्नमेंट का नहीं उसके अंदर कोई रोल है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस, अपनी इस क्रिटिकल सिचुएशन से हमें निकलना है, मुल्क की हालात को देखते हुए, अवाम के मसले मसाइल को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए, और दूसरी जो बात की माशी चैलेंज आपके लिए सबसे बड़ा। हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे ज़्यादा जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म पे कम जा रहे हैं, मगर इस बजट के अंदर आप शॉर्ट टर्म के ऊपर भी हमारे इम्पैक्ट देखेंगे कि हम किस तरीके से। दूसरी बात की बाजवा साहब की, देखिए सारी ब्यूरोक्रेसी लाजमी है। 35 साल सिविल गवर्नमेंट जो रही है, 35 साल वो लाजमी है। ब्यूरोक्रेसी जितनी रही है, उन ब्यूरोक्रेसी के अंदर पीपल्स पार्टी रही है। तो इस वक्त जो बाजवा साहब स्टेट बैंक के जो अपना गवर्नर है, अच्छा वो स्टेट बैंक, आप हमेशा उस तरफ चले जाते हो क्लैरिटी के साथ हैं आप। देखिए इस वजह से उससे लेकिन अच्छे ऑफिसर का हर गवर्नमेंट के अंदर डॉक्टर रमेश साहब, सेंटर रुबीना खालिद साहिबा और साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है, इजाज़त दीजिए। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर बड़ा चैलेंज इस वक्त सामने खड़ा है, न सिर्फ हुकूमत को बल्कि आवाम के लिए भी और पूरे मुल्क और रियासत के लिए, और वो है माशी बहरान या माशी मसाइल। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।